हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की हमारी हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी विषय की कक्षा चल रही है, तो आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कौन से प्रकरण का अध्ययन करने वाले हैं? आज हम देखिए अपठित गद्यांश का अध्ययन करने वाले हैं। अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है और परीक्षा की दृष्टि से ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर हमारी परीक्षा में आ जाए तो हम इनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपठित का अर्थ जान लेते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी न पढ़ा गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे होते हैं जो छात्रों द्वारा पहले कभी भी पढ़े नहीं गए हों अपनी पाठ्य पुस्तक से। ठीक है बच्चों, अपठित गद्यांश से छात्रों की बोधन क्षमता का पता लगाया जाता है। बोधन क्षमता होती है और अपठित गद्यांश में बोधन क्षमता के आधार पर ही प्रश्न किए जाते हैं। पूरा गद्यांश दे दिया जाता है और फिर गद्यांश में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर या हल छात्रों को वो गद्यांश पढ़कर उसी में से देने होते हैं। ठीक है बच्चों, पता चल गया? तो आइए अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य, कुछ बिंदु हैं, कुछ बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं और फिर अपने अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे कि उसको किस प्रकार हल किया जाता है। देखिए मैंने शानपट पर कुछ बिंदु लिखे हैं स्मरणीय तथ्यों में। आइए पढ़ते हैं। पहला बिंदु है दिए गए अवतरण। अवतरण का अर्थ गद्यांश ही होता है, इसलिए मैंने कोष्ठक में गद्यांश भी लिख दिया। दिए गए अवतरण का एक दो बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। जब भी आपके सामने अपठित गद्यांश आता है तो आप सबसे पहले उसको एक या दो बार अपने मन में पढ़ें, स्वयं से उसको पढ़ें अपने मन में और उसके अर्थ को जानें कि इसमें क्या भाव निकल कर आ रहा है। ठीक है, समझने का प्रयास करें। दूसरा बिंदु है तदुपरांत उसके बाद एक दो बार पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रश्नों को अलग अलग पढ़ने चाहिए। अब अपठित गद्यांश हमने पढ़ लिया, फिर उसके प्रश्नों को हमें अलग अलग पढ़ना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें। मैंने बताया ना आपको कि उन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने गद्यांश में ही मिलेंगे, अपने अवतरण में ही मिलेंगे। जहां हमें अपने प्रश्न की भाषा या प्रश्न के वाक्य गद्यांश के किसी वाक्य से मिलते जुलते लगते हों तो हमें उस वाक्य को रेखांकित कर लेना चाहिए। ठीक है। तीसरा बिंदु, प्रश्नों के उत्तर सरल एवं स्पष्ट भाषा में व्यक्त करें। सरल और स्पष्ट भाषा हम अपने स्वयं के द्वारा करेंगे उसको। ठीक है, आगे देखिए। चौथा बिंदु, जो भी लिखना हो कम से कम शब्दों में लिखें। ये नहीं कि हम एक छोटे से प्रश्न का उत्तर आधे प्रश्न में लिखकर आ जाएं, नहीं, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा बिंदु, शीर्षक का चुनाव करते समय किसी एक वाक्य को आधार न बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शीर्षक से संबंधित प्रश्न हमारे गद्यांश में आता है तो हमें किसी एक वाक्य को आधार नहीं बनाना चाहिए, किसी एक वाक्य से शीर्षक को नहीं छांटना चाहिए, नहीं चुनाव करना चाहिए उसका, बल्कि संपूर्ण गद्यांश को पढ़ना चाहिए, संपूर्ण गद्य को पढ़कर, और उसमें किस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है, किस शब्द पर ज्यादा जोर दिया गया है, किस शब्द को बार बार प्रयोग किया जा रहा है, उस बात पर जोर देना चाहिए, अर्थात उस बात को आधार बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? संपूर्ण गद्यांश को आधार बनाना चाहिए। किसके लिए? शीर्षक के चुनाव के लिए। आगे देखिए। छठा बिंदु, उत्तर लिखते समय गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न लिखें या न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। ये हमारा किससे संबंधित है? बिंदु 2 और बिंदु 3 से संबंधित है हमारा बिंदु छठा। कैसे? 2 में हमने पढ़ा कि प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें, और प्रश्न के उत्तर लिखते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। और कैसे लिखना चाहिए? कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो वो हमारे छठे बिंदु पर आधारित है कि जब हम
पढ़ें और अपने शब्दों में व्यक्त करें। जितना अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे उत्तर को या लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, तो वो प्रश्न का उत्तर अपने आप ही छोटा हो जाएगा और उसकी भाषा सरल और स्पष्ट हो जाएगी। तो आगे आपको ये समझ में, ये जो हमने 6 बिंदु पढ़े हैं स्मरणीय तथ्यों में, ये हमारे अपठित गद्यांश से संबंधित है और इस प्रकार से हम अपने अपठित गद्यांश को हल कर सकते हैं इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। अब हम बच्चों चलते हैं कि हमारा अपठित गद्यांश किस प्रकार से हो सकता है, परीक्षा में किस प्रकार से आ सकता है और उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं। आइए देखिए शामपट पर। देखिए बच्चों, शामपट पर मैंने अपठित गद्यांश लिख दिया और उससे संबंधित या गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने एक तरफ लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए सबसे पहले हम अपने स्मरणीय तथ्यों के आधार पर अपने गद्यांश को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 4 कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा दक्षिण का विशाल उपजाऊ मैदान, तीसरा पूर्व में असम के जंगलों का दलदली क्षेत्र, चौथा पश्चिम में रेगिस्तान का क्षेत्र। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहीं से पूरे भारत का राज चलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की राजधानी अपनी एक राजधानी है अलग अलग। ठीक है, जहां से पूरे राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो ये तो हुआ हमारा गद्यांश। इस प्रकार आपको गद्यांश को 1 से 2 बार या 2 बार में समझ में ना आए तो तीसरी बार भी पढ़ लेना चाहिए, तो तीसरी बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये तो हमने गद्यांश पढ़ा और इस तरफ गद्यांश से संबंधित ये 5 प्रश्न हैं। इस प्रकार आपकी परीक्षा में गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको देना है अपने शब्दों में, कम शब्दों में, सरल एवं स्पष्ट भाषा में, और ना कि जैसा हमने गद्यांश में देखा है वैसा का वैसा हम अपने उत्तर में लिखते नहीं। उस वाक्य को पढ़कर जो हमारा उत्तर है संभावित, उसको पढ़कर हमें अपने शब्दों में उत्तर देंगे। भारत के दक्षिण, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है भारत के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन से सागर हैं? तो आइए लिखते हैं। भारत के दक्षिण में, दक्षिण में कौन सा सागर है? रेखांकित कर लेते हैं। ये दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। इस प्रकार से आपको रेखांकित करने हैं अपने प्रश्न के उत्तर को, और अब यहाँ पर लिखना है अपने शब्दों में। दक्षिण में हिंद सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। हो गया ना हमारे प्रश्न 1 का उत्तर। प्रश्न 2, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? आप देखिए अपने गद्यांश में है कहीं भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अब प्रश्न में जैसा पूछा गया है वैसा ही हमें लिखना है। 4 भौगोलिक क्षेत्रों में।
ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब प्रश्न 4, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? देखिए इसमें संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। तो ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित कर लिया और अब इस उत्तर को यहाँ पर लिखेंगे अपने प्रश्न के नीचे। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न 5 पर। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ये बात मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई थी स्मरणीय तथ्य में कि गद्यांश के शीर्षक का चुनाव करते समय किसी एक वाक्य को आधार नहीं बनाना चाहिए, अपितु संपूर्ण गद्यांश अर्थात संपूर्ण पूरे अवतरण को आधार बनाना चाहिए। पूरे अवतरण में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, किस बात पर, किस शब्द पर, है ना, या क्या बात बताई जा रही, किसके बारे में बताई जा रही, किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सबसे ज्यादा भारत देश पर जोर दिया जा रहा है, भारत देश की विशेषता बताई जा रही है और हम अपने पूरे गद्यांश के आधार पर जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या लेंगे? भारत एक विशाल देश है। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, वो विशाल देश किस प्रकार से है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं ये बताई गई है। तो हम अपना जो शीर्षक है वो लिखेंगे भारत एक विशाल देश है। भारत की विशालता की विशेषता बताई जा रही है हमारे इस गद्यांश में। तो बच्चों आगे आपको अपठित गद्यांश हल करना, उसको पढ़ना और उसके प्रश्नों के उत्तर देना। इस प्रकार से हम अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहले प्रश्न के उत्तर अपने गद्यांश में रेखांकित करेंगे और फिर जब उत्तर लिखेंगे तो उन्हें अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से ही अन्य अपठित गद्यांशों को हल करना है, उनके प्रश्नों के उत्तरों को देना है अपने शब्दों में। मैं आशा करती हूँ आज का जो प्रकरण हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इन सभी अर्थात शामपट पर जो गद्यांश अंकित है, लिखा हुआ है, इसके अलावा अन्य गद्यांशों का अपने आधार पर हल निकालिए, उनको समझिए, उनके समाधान को खोजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।